हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का हिस्ट्री यानी इतिहास का सिलेबस यानी पाठ्यक्रम। यानी क्लास 12 में जो हम लोग का हिस्ट्री है उसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। आपको बता दें, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि इतिहास किसे कहते हैं, यानी कि इतिहास का अभिप्राय क्या है। ऐसे प्रश्न कई बार जो है पूछे जाते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इतिहास क्या है। देखिए, आपको याद रखना है कि मानव समूहों का निरंतर या क्रमिक विकास जिसका लिखित विवरण विज्ञान या वैज्ञानिकों पर आधारित हो और जो वर्तमान युग से संबंधित हो तो उसे इतिहास कहते हैं। यानी आपको बता दें कि मानव का जो विकास हुआ है वो क्रमिक रूप से हुआ है, और ये क्रमिक रूप का जो प्रमाणिक रूप दिए हैं वो है आपके वैज्ञानिक और विज्ञान दिया है, यानी इसको प्रमाणित किया है। और उसी को जब हम कालक्रमिक रूप से अध्ययन करते हैं तो उसे एक तरह से इतिहास की श्रेणी में माना जाता है। वैसे किसी भी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास है, क्योंकि उससे उसकी देश की क्या प्रवृत्ति थी उसकी जानकारी मिलती है। और यहां बातें हैं कि वर्तमान युग से कैसे संबंधित है, तो वर्तमान युग से संबंधित है। आपको बता दें कि जो पहले गुरुकुल चलता था और गुरुकुल के माध्यम से जो है शैक्षणिक व्यवस्थाओं को एक नया आयाम दिया जाता था। लेकिन आज की अगर हम देखें तो बहुत सारे जो एजुकेशन सेक्टर है, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वहां पर बच्चों को शिक्षा दिया जाता है और बच्चे जो है अपना स्वयं शिक्षण को ग्रहण करते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी पुरानी प्रवृत्ति अगर नई प्रवृत्ति से जुड़ रही है तो वो इतिहास की घटनाओं से ही जुड़ रही है। अब यहां हम लोग जानेंगे इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये भी प्रश्न कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है, और ये 3 शब्द जो है कौन कौन है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इति प्लस ह प्लस आस, यानी कह सकते हैं कि इति प्लस ह प्लस आस जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये 3 शब्द हैं और इसका अर्थ होता है एक निश्चित था। यानी कि इतिहास के संदर्भ में ये बताया गया है कि जो इतिहास है इसका अर्थ होता है एक निश्चित था। यहां आपको हम बताएंगे कि क्लास 12 में जो इतिहास है उसमें कितने बुक पढ़ने हैं, तो 3 बुक भी पढ़ने हैं आपको। 3 बुक के अंतर्गत आपको बता दें कि पहला जो बुक पढ़ना है वो है आपका प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और तीसरा जो है आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास, क्योंकि इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं यहां भी। तो यहां हम लोग देखेंगे कि जैसे यहां आप देख सकते हैं पहला है प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास, दूसरा जो हम लोग का है वो है आपके मध्य कालीन भारतीय इतिहास, और इसके बाद हम लोग आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानना है। आप देख सकते हैं यहां पर प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग जानना है। ये जो आपका है पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, और ये पार्ट जो है आपका पार्ट के अंतर्गत 3 है। यानी 3 पार्ट में हम लोग को पढ़ना है, और तीनों पार्ट में एक बहुत ही अलग संरचित रूप देने का हम लोग प्रयास करेंगे, जहां से एक एक प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और एग्जाम में आते भी हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे यहां पर हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, देखिए यहां से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब प्रश्न का पैटर्न क्या है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए टोटल जो होता है वो 100 नंबर का एग्जाम होता है, और ये 100 नंबर में से 2 पैटर्न के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो 50 नंबर का जो होता है वो आपका होता है MCQ। अब कहिए MCQ क्या है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न। इसमें से 50 नंबर का जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बता दें कि अभी वर्तमान में यानी कि लगभग 2020 के बाद क्या किया गया है, इसमें 60 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, और उसमें से आपको जो भी अच्छा लग रहा है, जो भी आसान है, आपको याद है, उसमें से 50 क्वेश्चन का जवाब देगा।
तो आपको यानी कह सकते हैं कि 50 क्वेश्चन और एक एक प्रश्न के लिए जो है आपका एक जो है अंक दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं 50 क्वेश्चन के एक अंक के लिए कहा जा रहा है, तो यानी कि 50 नंबर यहां से मिलेंगे आपको। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव के लिए जो है आपको एक ऐसा रणनीति हम बताएंगे जहां से आप आसानी से जो है बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि और जो 50 नंबर है वहां से जो है प्रश्न बनते हैं वो क्या है। तो यहां देखिए, और 50 नंबर यहां भी है और 50 नंबर यहां हम बात करें तो ये डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी डिस्क्रिप्टिव के रूप में होता है। इसमें से क्या है कि इसमें भी 2 पार्ट है। एक 30 नंबर का जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, और यानी हम कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, और 20 नंबर का जो है आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब शॉर्ट में क्या है, तो आपको बता दें कि लगभग 28 क्वेश्चन दिया जाता है, और 28 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। 15 क्वेश्चन में आपको बता दें कि एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलता है, तो टोटल यहां हो गया आपका 30 नंबर, यानी 30 नंबर यहां से जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। शॉर्ट भी बहुत आसान होता है। वो चीजें जब हम लोग पढ़ेंगे और जब उसका नोट्स देंगे, पीडीएफ देंगे उसका, तो आप आसानी से जो है अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम दे सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ये 20 नंबर लॉन्ग की, तो इसमें भी देखिए आपको 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं बनाने के लिए, ऑप्शन रहता है उसमें कि कोई भी आप बना सकते हैं। यहां पर उसमें से 4 क्वेश्चन जो है आपको हल करना है, एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर, यानी आप यहां कह सकते हैं कि टोटल जो अंक हुआ आपका 20, यानी 20 नंबर यहां से जो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यह एक पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, यहीं से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जो है एक नया आयाम दे सकते हैं। अब यहां हम लोग जानेंगे कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अभी आपको बताया है कि पार्ट 1 में प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ना है, पार्ट 2 जो है उसमें हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, और पार्ट 3 में जो हम लोग पढ़ना आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ना। तो चलिए पार्ट 1 के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहां देखिए दिया है पहला लेसन की ईंटें, मनके तथा अस्थियां, और यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। यानी कि ईंटें यानी ब्रिक्स, जो ईंट होता है जिससे मकान का निर्माण होता है, उसके बारे में अध्ययन करना है। और साथ साथ जो है यहाँ मनके का मतलब होता है कि जो मिट्टी के पास जैसे सुराही है उसको इस तरह जोड़ा गया है। अस्थिया की अगर हम बात करें तो हड्डी से है, हड्डी यानी कि बोन्स से है। तो विशेष रूप से हम लोग को इस लेसन में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। और देखिए आपको बता दें कि अगर एग्जाम में देखा जाए तो यहाँ से 10 से 12 कभी कभी तो 15 क्वेश्चन इसी लेसन से पूछ दिए जाते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, और जो हम फैक्ट पढ़ाएंगे, जो फैक्ट चीजें देंगे, वहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएंगे, ये 100% मेरा दावा है। और यानी कि यहां तक देख लिए। अब आइए यहाँ पर दूसरा है राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर। राजा मतलब तो समझ में आ रहा है कि शासक, किंग, यानी कि किसान का मतलब यहाँ अर्थ निकल रहा है आपको, यानी कि कृषक के रूप में जो खेतों में काम करते हैं, और नगर यानी कि एक तरह से नगरीय क्षेत्र के रूप में कहा जा रहा है। तो इसमें पढ़ना है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था है। विशेष रूप से हम इस लेसन में पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के बारे में, और साथ साथ कई साम्राज्यों के बारे में यहाँ पढ़ना है, लेकिन मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो है बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पढ़ना है। महाजनपद वगैरह जो है इसी लेसन में पढ़ना है। और देखिए यहाँ है आपका कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच की जो है कहानी है। 600 ईसा पूर्व मतलब समझ में आ रहा है कि यानी बीसी के लिए कहा जा रहा है, और 600 ईस्वी का मतलब एडी के लिए कहा जा रहा है। तो इसके बीच की कहानी आपको पढ़ना है। तीसरा है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बंधुत्व यानी एक तरह से भाईचारा, जाति यानी जो कास्ट के रूप में कहा जा रहा है, और वर्ग का मतलब क्लासेस, जो अलग अलग क्लास हैं, क्लासेस के रूप में यहाँ कहा है वर्ग के रूप में। आरंभिक समाज के बारे में पढ़ना है, लेकिन आपको बता दें कि यह भी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच है। और इसमें विशेष रूप से हम लोग महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। महाभारत की जो कहानी है उसके बारे में आपको यहाँ पर जो है अध्ययन करना है। तो यहां तक चीजें देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पर, विचारक, विश्वास और इमारतें। अब देखिए यहाँ पर विशेष रूप से हम लोग पढ़ेंगे कि जो कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो विचारक थे, और उनमें काफी लोगों का विश्वास भी था। जैसे कि हम लोग देखेंगे इस लेसन के अंतर्गत कि सांस्कृतिक विकास या धार्मिक विकास के अंतर्गत जो बातें हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इसके बारे में हम लोग इस लेसन में अध्ययन करेंगे। यह भी कहानी जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच है। तो आप देख सकते हैं ये प्री हिस्ट्री है, यानी कि प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास है। यहां तक चीजें पढ़ना है। अब आते हैं यहाँ पर पार्ट 2 में। पार्ट 2 में देखिए पहला लेसन है यात्रियों के नजरिए।
समाज के बारे में उसकी समझ, यानी कि आपको बता दें कि कुछ यात्री दूसरे देश से आकर भारत में दौरा किए थे और दौरा के दरमियान क्या हुआ था कि उन लोगों ने बहुत सारी जगहों पर जा जाकर जो है अपनी प्रचार प्रसार की भावनाओं और साथ साथ आपको बता दें कि खुद एक डायरी भी लिखते थे, यानी कि ये कह सकते हैं कि अपना वृतांत जो है और लिखते भी रहते थे। तो उनका हम कह सकते हैं कि उसकी एक सामाजिक समझ के बारे में किस प्रकार से वर्णित किया गया है उसके बारे में हम लोग को समझना है। इस लेसन में मुख्य रूप से हम लोग को यात्रियों के बारे में अध्ययन करना है। जैसे कि एग्जाम्पल स्वरूप हम लोग देखे तो जैसे कि इब्न बतूता थे या फ्रांसवा बर्नियर थे, तो इनके बारे में ऐसे हम लोग को अध्ययन करना है बेसिकली इस लेसन में अंतर्गत। 10वीं से लेकर 17वीं सदी तक जो है इसमें इसका वर्णन किया गया है। छठा नंबर, भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों से बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सूफी यानी भक्ति सूफी परंपराएं के बारे में यहाँ पढ़ना है, यानी कि कुछ लोग ऐसे भक्ति सूफी परंपराएं के रूप में उभर कर सामने आए, तो उनके बारे में हम लोग विशेष रूप से जो है अध्ययन करना है। तो इस लेसन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे खासतौर पर धार्मिक विश्वासों से जो बदलाव हुए और जो श्रद्धा ग्रंथ है, तो श्रद्धा ग्रंथ के बारे में जो है यहाँ अध्ययन करना है। 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक इसमें जो है कहानी मिली है और यहां तक हम लोग अध्ययन करने का कार्य करेंगे। 7वें लेसन के अंतर्गत आपको पढ़ना है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। अब आपको बता दें कि यह मुख्य रूप से इसका इतिहास दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है। जो हम्पी था, यानी विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और हम्पी से संबंधित जुड़े हुए जो शासक थे उनके बारे में आप यहाँ अध्ययन करें। आपको बता दें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, जो कि 2 भाई थे। तो उनके द्वारा ये साम्राज्य को विस्तृत किया गया। उसके बाद संगम वंश, तुलु वंश, सुलु वंश ऐसे आए, तो उसका एक बेहतर रूप जो है हम लोग पढ़ने का अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसमें 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में जो है इसका वर्णन किया गया। 8वां नंबर चैप्टर है कि किसान, जमींदार और राज्य। देखिए किसान, जमींदार और राज्य की अगर हम बात करें तो इसमें विशेष रूप से हम लोग जो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जो कृषि व्यवस्था थी उसके बारे में इस लेसन में पढ़ना है। और यहाँ पर हम लोग जानेंगे कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है बाबर के द्वारा किया गया था, यानी 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर जो है बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। उसके बारे में हम लोग एक बहुत ही बेहतर रूप जानने का प्रयास करेंगे, जहां से आप आसानी से अपने पढ़ाई को एक नया आयाम प्रदान कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और आगे देखिए 9 नंबर है राजा और विभिन्न वृत्तांत, मुगल दरबार। इसमें आपको हम मुगल दरबार के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें आपको एक ट्रिक भी देंगे, बहुत आसान ट्रिक है, जैसे भागसो, यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये ऐसा ट्रिक बहुत सारे मिलेंगे जो कि यहाँ से आप आसानी से जो है अपने पढ़ाई को एक नया आयाम प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुगल दरबार के बारे में जानना है और मुगल दरबार में हम लोग 16वीं से 17वीं सदी के बारे में जो है कहानी यहाँ पर जानेंगे। और एक ऐसा पढ़ाई जहां से आप अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम प्रदान कर सकते हैं, एक नई प्रवृत्ति ला सकते हैं, इसके बारे में हम आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस देने का काम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 में। देखिए पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं पार्ट 3 के अंतर्गत कि ये लेसन जो है आपका 10वां नंबर पढ़ना है और 10 नंबर लेसन में पढ़ना है आपको उपनिवेशवाद और देहात। अब कहिए कि उपनिवेशवाद क्या है, तो आपको पहले से भी पता है कि उपनिवेश का अर्थ होता है कि किसी भी बड़े राष्ट्र के द्वारा, यानी किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा अपने से छोटे राष्ट्रों पर क्या होता है कि आर्थिक रूप से कब्जा कर लिया जाता है। और जब वहां की सामाजिक, सांस्कृतिक और भी गतिविधियों को जब अपने हित में लाया जाता है तो वहां उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति देखी जाती है। वैसे यहाँ देहात के बारे में भी पढ़ना है और विशेष रूप से सरकारी अभिलेखों का अध्ययन करेंगे हम लोग, यानी सरकारी अभिलेखों का अध्ययन जो है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए ये विशेष रूप से अंग्रेजों से जुड़ी हुई है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। 11 नंबर जो लेसन है ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि बड़े बड़े जो एग्जाम आप देखते हो उसमें भी पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग को 12th क्लास में बेहतर करना है। तो आपको यहां देख लीजिए विद्रोही और राज के बारे में जानना है, यानी कि 1857 का आंदोलन या कह सकते हैं विद्रोह। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो आंदोलन हुआ था, उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों के बारे में यहां पर जानेंगे। कारण, परिणाम क्या था, कैसे जो है मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से अपनी एक परफॉर्मेंस दिए थे और वहां से जो है मुख्य रूप से विद्रोही का
एक रूप प्रदान हुआ था, उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। 12 नंबर चैप्टर है आपका कि औपनिवेशिक शहर नगर योजना और स्थापत्य। इसमें हम लोग विशेष रूप से जानेंगे कि जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो आने के दरमियान उसके बाद ये लोग जो बड़े बड़े शहरों में अपना स्थापत्य स्थापित किए, जब यहाँ पर नगर योजना को बढ़ावा दिए, तो उसके बारे में, प्रवृत्तियों के बारे में हम लोग अध्ययन करें। आगे देखिए 13 नंबर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखिए महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इस लेसन से भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरफ जहां से फर्स्ट लेसन से प्रश्न पूछे जाते थे, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहां से यानी कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से जो है प्रश्न आते हैं अधिकांश। आपको बता दें कि यहां से भी लगभग 10 से 15, कभी कभी 20 प्रश्न भी जो है पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव, लघु और दीर्घ मिलाकर। तो यहां तक हम लोग देख लीजिए। इसमें देखिए विशेष रूप से पढ़ना आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके यानी कि उससे जो आगे है उसकी प्रवृत्ति के बारे में आपको यहां अध्ययन करना है। अब यहां देखिए 14 नंबर है कि विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति और अनुभव। देखिए विभाजन क्या था, तो आपको बता दें हम कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन हुआ और रेड क्लिफ लाइन को निर्धारित किया गया, तो उसकी प्रवृत्ति क्या थी और उस समय जो है राजनीति क्या था, स्मृति क्या था और अनुभव क्या था। उन अनुभवों को हम आप लोग के समक्ष जो है व्यक्त करेंगे इस लेसन के माध्यम से और बताएंगे आपको कि किस प्रकार से जो है पढ़ाई को एक नया है। अब 15 नंबर प्रश्न है कि संविधान निर्माण एक नए युग की शुरुआत। अब क्या होता है कि देश को आजादी मिलती है, यानी कि 15 अगस्त 1947 को, और आजादी के बाद जो है एक नया युग की शुरुआत होती है और संविधान का निर्माण होता है। लंबे समय के बाद जो है संविधान का निर्माण होता है और उसके बाद ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है कि नए युग की जो है शुरुआत होती है, क्योंकि भारत में जो है लोकतांत्रिक प्रवृत्ति को जो है बढ़ावा दिया जाता है। तो यह एक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लोग देख लिए कि कौन कौन लेसन पढ़ना है। अब अगले वीडियो में जो है हम आपको यहां से एक एक लेसन का जो है पूरे लेसन को लगातार धीरे धीरे हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे और वहां से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और जो लघु और दीर्घ क्वेश्चंस हैं हम पीडीएफ देने का भी प्रयास करेंगे। दुष्यंत कुमार की एक कविता है और कविता यह है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश यह है कि सिर्फ सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं आग तो बस आग जलनी चाहिए, बस आग जलनी चाहिए। यानी इस कविता के माध्यम से स्पष्टीकरण हो रहा है कि किसी भी विद्यार्थी को अपने आप में एक ऐसे रुतबा रखनी चाहिए जहां से पढ़ाई को एक नया आयाम प्रदान हो सके और अपने पढ़ाई में ही नहीं बल्कि आगे के जीवन में भी आप एक अलग पहचान बना सकते। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।